नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज बंगाल और बिहार से लेकर अमेरिका तक राजनीति की अनोखी लड़ाइयां और तरह तरह के फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का चुनावी जोश एडवांस में बढ़ाने के लिए आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनार बांग्ला प्लान को नए सिरे से एक्टिव कर दिया। इस दौरान आज तक से अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बंगाल में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह क्या गणित लगा रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। इसलिए हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आज आपको दिखाएंगे। आज बिहार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और पूर्णिया में मौका देकर नीतीश कुमार ने इमोशनल दांव खेल दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इस इमोशनल कार्ड से उनके खाते में जीत क्रेडिट हो पाएगी या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने भी बिहार की जनता को आज एक चिट्ठी लिख डाली। प्रचार के आखिरी दिन पीएम का यह इमोशनल पत्राचार एक छोटे से विश्लेषण की मांग करता है। इसके अलावा आपको अमेरिका लेकर चलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पेच अब भी फंसा हुआ है। स्थिति ऐतिहासिक है। पिछली एक शताब्दी में ऐसा कभी नहीं हुआ जब निर्धारित दिन पर यह तय ना हो पाया हो कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इतनी पोस्टल वोटिंग कभी नहीं हुई और बाइडेन को जितने वोट मिले उतने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिले। नतीजों को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता जा रहा है। नतीजों पर तकरार है और सामने खड़ा सिविल वॉर है। इसे डिकोड करें। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन फरवरी में आ सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सरकार से जुड़े एक सीनियर वैज्ञानिक के हवाले से यह जानकारी दी है। अगर वैक्सीन फरवरी में आ जाती है तो यह बड़ी बात होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अगले साल अप्रैल से जून के बीच भारत बायोटेक की वैक्सीन आ पाएगी। और भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल में। आज वहां जनरल नरवणे को नेपाल की सेना के ऑनरेरी जनरल के रैंक से सम्मानित किया गया। नेपाल से सीमा विवाद के बाद भारत के आर्मी चीफ पहली बार नेपाल गए हैं, इसलिए इस सम्मान में अच्छे कूटनीतिक संकेत भी नजर आ रहे हैं। तो बिहार के बाद बंगाल की चुनावी लड़ाई है। अगले साल अप्रैल मई में वहां चुनाव होने सिर्फ 7 महीने बचे हैं और बीजेपी इस बार बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाने का बड़ा चांस देख रही है। इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह बहुत दिन बाद कहीं बाहर निकले तो सीधे बंगाल गए। बंगाल में अमित शाह ने बांकुरा का दौरा किया। बांकुरा के बाद कल वो कोलकाता में चुनावी रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी के खिलाफ शाह का 2021 वाला प्लान समझाते हैं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है। बंगाल के लिए अमित शाह की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। मिशन बंगाल पर शाह जुट गए हैं, काम भी शुरू हो गया। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक बंगाल में अमित शाह 2 दिन के लिए आए हैं। साथ में चुनावी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी लाए हैं। बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि से दौरे की शुरुआत करना, पार्टी के आदिवासी कार्यकर्ता के घर खाना खाना, फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करना। पहले ही दिन शाह के बांकुरा जाने के बड़े चुनावी मायने हैं। दरअसल नजर है 126 विधानसभा सीटों पर जो रार, बंगाल और मिदनापुर जोन में पड़ती हैं। ये वो 2 जोन हैं जो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को समझाती है और जिसके अनुसार काम भी करती है। बंगाल के आदिवासी बहुल जंगल महल में आने वाले इस इलाके में बीजेपी ने अच्छी पैठ बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके और आसपास बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी। इसमें बांकुरा, विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, बर्धमान, दुर्गापुर जैसी सीटें शामिल हैं। बांकुरा के दौरे से आदिवासी इलाकों की 126 विधानसभा सीटों पर शाह की नजर है। उन जगहों पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति है जहां पिछली बार कामयाबी नहीं मिली थी। करीब 60 लाख वोटर हैं आदिवासी बंगाल में और इसके जरिए एक संदेश भी देने का प्रयास कि इन इलाकों में जहां पर पिछली बार 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, वहां पर फिर एक बार अपनी पैठ बनाने की कोशिश भी।
बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी ने 2019 के चुनाव में ये कर दिखाया था। बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीतकर चौंकाया था। इसी को विधानसभा चुनाव में कैश करने की पूरी तैयारी है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने बंगाल में ममता बनर्जी को चैलेंज कर दिया है। शाह ने 2/3 बहुमत से जीतने का दावा किया है, लेकिन शाह जानते हैं कि दीदी से जीतना है तो पूरे बंगाल में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे और अभी से उन इलाकों में रणनीति बना रहे हैं जहां ममता बनर्जी को बीजेपी विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकती है। बांकुरा के बाद शुक्रवार को अमित शाह कोलकाता में होंगे। वो दक्षिण और मध्य बंगाल की 80 सीटों से आए संगठन के लोगों से मिलेंगे। अमित शाह मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर खाना खाएंगे। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे। बंगाल में 70 लाख से ज्यादा इस समुदाय की आबादी है। कम से कम 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां ये निर्णायक भूमिका में है। इंडिया का होम मिनिस्टर मेरा घर में आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं गर्व अनुभव कर रहा हूँ। उसका मेनू है, हम लोग जो घर में एक खाता रहे वो मेनू होगा। मेनू के बीच में रहेगा रोटी, छोला का दाल, पनीर, प्लेन राइस, मूंग दाल, शुक्तो और चटनी और पायस। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में टीएमसी का सफाया कर दिया था। वहां पर कूच बिहार से लेकर मालदा उत्तर तक 7 लोकसभा सीटों पर जीतकर बीजेपी ने सबको चौंकाया था। लेकिन दक्षिण बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी ममता बनर्जी से जीत नहीं पाई थी। इसमें खास तौर पर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी टीएमसी के सामने टिक नहीं पाई। अब विधानसभा में ममता बनर्जी का फोकस उत्तर बंगाल में है, जहां वो कमजोर हुई हैं, तो बीजेपी की तैयारी दक्षिण बंगाल में है, जहां उसके लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा मौका है। बांकुरा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंकाया था और 18 लोकसभा सीटें जीतकर ममता बनर्जी की सत्ता में खलबली मचा दी थी, उससे ममता बनर्जी के लिए तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर वापसी करना आसान नहीं लग रहा। लोकसभा चुनाव में मिली जीत और बंगाल में बीजेपी की मजबूत होती स्थिति को अमित शाह जरूर विधानसभा चुनाव में कैश करना चाहते हैं। ममता बनर्जी के चैलेंजर अमित शाह ने आज यह बात साफ भी कर दी। उन्होंने चुन चुनकर ममता बनर्जी पर हमले किए हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। यह आज आपको जरूर देखना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन आखिरकार क्या होगी आगे की रणनीति और राजनीति, इस पर बात करने के लिए खुद गृह मंत्री बांकुड़ा के इस चतुर्दी गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। क्या कहेंगे, ये अब चुनावी बिगुल है, क्योंकि अब चुनावी मिजाज में अमित शाह बंगाल में उतर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों का ही दौरा था, मगर जिस प्रकार का वातावरण मैंने यहाँ हेलीपैड से हॉल तक, हॉल से परिवार के घर तक, रोड पर देखा है, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों से बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है और परिवर्तन करने की जल्दी है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती। बंगाल में हम जिस तरह से देख रहे हैं
अभी चुनाव 6 महीने 7 महीने दूर हैं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आप प्रचार के लिए नहीं गए। बंगाल ही क्यों? ऐसा नहीं है, मुझे 5 तारीख के बाद ही दौरा करना था, तो वहाँ चुनाव ऑलमोस्ट आज समाप्त हो रहा है, तो और यहाँ ये दौरा पहले से मेरा लगा हुआ था, तो कैंसिल करने की जगह मैंने कंटिन्यू करा। 7 महीने में ही चुनाव हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, गृह मंत्री बतौर और एक नेता क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं बतौर गृह मंत्री तो कुछ कहना नहीं चाहता, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते जरूर कहना चाहता हूँ, जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं और ये 100 में से 75 से ज़्यादा एफआईआर में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, तो इससे ज़्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। कल ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक परिवार से मिला, हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम नहीं करते। पोस्टमार्टम करने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं करते, कंटेम्प्ट कर लेकर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। अब 5 नवंबर को पोस्टमार्टम तय हुआ है, तो मैंने तो इतना लॉ एंड ऑर्डर का नीचे जाना देश भर में का मेरा दौरा होता है, कहीं नहीं देखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि आप बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, अपने खुद के भाजपा के शासित राज्य भूल जाते हैं। वहां किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाथरस कांड हो या बाकी हो, लेकिन बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास करती है बीजेपी। देखिए, किसी भी भाजपा शासित राज्य की चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, उसको सापेक्षता में देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, आज क्या है, तो योगी जी ने स्थिति को बहुत सुधारा है और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहां पर लेकर आई, तो केवल और केवल डिटोरिएशन है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सीमा पर गाय तस्करी की बात है, चाहे घुसपैठ की बात है, हर जगह डिटोरिएशन। आपने सीमा की बात की, बीएसएफ इंचार्ज है जो कि आपके अंतराधीन है, तो कैसे राज्य जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इसके लिए हर बार राज्य को जिम्मेदार ठहराना क्या ठीक है? देखिए, जब तक स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, तब बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर बड़ी भौगोलिक रूप से कठिन बॉर्डर है। बहुत सारे नदियां हैं, नाले हैं, ऊंच नीच पहाड़ की छोटे छोटे पहाड़ है, जंगल है। जब तक स्थानीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी का सहयोग नहीं मिलता, अकेला बीएसएफ नहीं कर सकता, क्योंकि बीएसएफ का दायरा सीमित है और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत जो लोग लिप्त है, उस पर कदम उठाने का अधिकार बीएसएफ को नहीं है, वो स्टेट यूनिट को ही करना पड़ेगा। बीएसएफ की कई बार सूचना देने के बाद भी स्टेट यूनिट ने उन पर कदम नहीं उठाया, उनको संरक्षण प्राप्त है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बार बार यही आरोप है कि आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके बंगाल के अधिकारियों को, बंगाल के नेताओं को, खास तौर से टीएमसी को टारगेट करके परेशान करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? कोई उदाहरण दे दे तो जवाब दे पाए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है। आप भी अगर फील्ड में घूमती होती तो आपको मालूम पड़ता। बैलेंस करने के लिए आप सवाल पूछो, वो तो ठीक है, मुझे जवाब देना पड़ेगा, परंतु आपको भी स्थिति मालूम है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाने भी जा रही है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब ने आपसे अभी मुलाकात की थी, 356 की भी बात चल रही है। बतौर गृह मंत्री 356 के लिए आपको क्या लगता है कि बंगाल में ऐसे हालात हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, और बंगाल के राज्यपाल महोदय के साथ मेरी देश के गृह मंत्री के नाते मीटिंग थी, मैं इसको सार्वजनिक फोरम में चर्चा करना नहीं चाहूँगा। जब आप बंगाल की बात करते हैं तो जहां एक और टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बंगाल का चेहरा, भाजपा का चेहरा कौन होगा? दिल्ली की तरह बंगाल भी यही सवाल कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो चेहरा भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा, और विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। सौरव गांगुली से बातचीत हो रही है?
नहीं, अभी तो मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। हम बहुत सारे प्रदेश जीते हैं जहाँ पर चेहरा नहीं था, जैसे यूपी 300 सीट जीते, 3/4 बहुमत आया, हमारा कोई चेहरा नहीं था। बिहार में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट नहीं कर सकते हैं, तो वहीं आंकड़े आपके तहत, आपके नज़रों में क्या हैं? नहीं, हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में जंगल राज का पूरा परछाई बिहार पर से गया है, और जब से मोदी जी आए हैं 6 साल से बिहार के अंदर बहुत सारे केंद्र, पहले जो अन्याय करता था यूपीए की सरकार, उसकी जगह मोदी जी की सरकार ने बिहार के विकास को बहुत आर्थिक मदद भी की है और रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत मदद की है, जिससे बिहार ऊपर आए। और बिहार की जनता को इसका संज्ञान है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जब आप भीड़ की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है और 10 लाख की नौकरी भी उन्होंने वायदे कर दिए हैं उसके। कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि बढ़ती भीड़ क्या चिंता का विषय है आपके लिए? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, रोजगार देने की बात करते तो मैं समझ पाता था। सरकारी नौकरी देना, मुझे लगता है कि बिहार के बजट का आकार शायद उनको मालूम नहीं है। बिहार के बजट का आकार वो स्टडी कर लेते तो उनको मालूम पड़ता है, ये संभव ही नहीं है। मगर आज भी बिहार की जनता ना जंगल राज भूली है जो लालू जी के समय में थे, ना फिरौती करने वाले गैंग भूली है, ना नरसंहार भूली है, जिसमें 28, 30 लोगों को जाति के आधार पर हत्याएं कर दी जाती थी। ये सारी चीज़ें बिहार की जनता को जस की तस याद है और मुझे पूरा भरोसा है। मेरे पास ज़मीनी फीडबैक भी है, मेरे कार्यकर्ताओं से बात होती है, जदयू के नेताओं से बात होती है। हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। बंगाल में पक्षपात का आरोप आप पर लग रहा है कि आप अम्फन का पैसा बोलते हैं, भेजते नहीं हैं। केंद्र सरकार की स्कीम लागू की जाए तो पैसा दिया जाएगा, जीएसटी का पैसा ममता बनर्जी को नहीं भेजते हैं। ना, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अम्फान का पूरा हिसाब किताब देने वाला हूँ कि किस हेड के नीचे कितना पैसा हमने भेजा है। मेरा ममता जी से चैलेंज है, बाद में वो हिसाब दे दे कि इसमें से कितना तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास गया, कितना जमीन में उतरा है। वो कह रही हैं कि आप यहाँ रैलियां कर रहे हैं और कोविड फैला रहे हैं, क्योंकि कोविड के पैंडेमिक कानून को ताक पे रख के भाजपा जानबूझकर बंगाल में। मालूम पड़ना चाहिए, इतने सीनियर पत्रकार को मेरी एक भी रैली नहीं है। पार्टी के लिए नहीं, भाजपा के लिए भी नहीं है। मेरा हॉल का कार्यक्रम है जिसमें 242 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, 2 सीट छोड़कर एक कार्यकर्ता बैठा है। पूरे कोविड के नियमों का पालन किया गया है। रोड पर जो भीड़ स्वतः आ जाती है, स्वयंभू आती है, इसको मैं नहीं रोक सकता, ममता दी भी नहीं रोक सकती। और मेरा इनको इतना ही कहना है कि 1 महीने में आपने की हुई रैलियों का फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी जरा सार्वजनिक कर दो। और सबसे पहले वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बंगाल के प्रशासन को उनको देना चाहिए। और मेरे हॉल मीटिंग जो हुई है, हॉल में मैंने एक भी सार्वजनिक भाषण नहीं किया है, हॉल में किया है ना। कल तक मेरा एक भी सार्वजनिक भाषण है, सब हॉल मीटिंग है। उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में उनको भेजने के लिए तैयार हूँ। मगर उनको मुझसे बहुत स्नेह है, उनको मुझ पर केस करना है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोविड का, इसका एक भी जगह अनुपालना नहीं किया, ऐसी घटना नहीं। वो तो कह रही है कि राज्यपाल को ही भाजपा ने अपॉइंट किया है रोज रोज हमें परेशान करने के लिए। राज्य सरकार में कोई अच्छी बात दिखती ही नहीं है। उनको संविधान ही मालूम नहीं। भाजपा सरकार होगी तो भाजपा सरकार ही तो राज्यपाल अपॉइंट करेंगी, तृणमूल कांग्रेस थोड़ी ना करेगी, हम ही तो करेंगे। कौन करेगा? हमें ही करना है। जिसकी सरकार केंद्र में होती है वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति महोदय इसको अपॉइंट करते हैं। जब आप केंद्र सरकार, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्कीम है, ये कोई अमित शाह का या भारतीय जनता पार्टी का स्कीम थोड़ी ना है। जब आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो लव जिहाद के लिए कई राज्य आवाज उठा रहे हैं उस पर कानून लाने के लिए, कैसे देखते हैं बतौर गृह मंत्री? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है। राज्य के विधानमंडल अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और सार्वभौम भी है, और वो लोग अपना कानून बना सकते हैं। और जो राज्य बनाते हैं उन्होंने संविधान के दायरे में बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि काफी सारे राज्य इसमें आगे आए। संविधान के दायरे में रह के कानून का एक कदम 370 धारा हटाना भी था।
काफ़ी महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं उसको? क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया है कि हम तैयार हैं चीन से सहायता लेने के लिए, वापस लाने के लिए, और तब तक चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। देखिए, इस तरह के बयानों पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। चीन से सहायता लेना इतना सरल नहीं है किसी के लिए, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ, देश भर की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 हटने से खुश है, संतुष्ट है। और जो दावे करते थे कि हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं हुआ जी। आराम से अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हर विधवा को वहाँ विधवा सहायता मिली है, हर वृद्ध को वृद्ध पेंशन मिला है, हर बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो गया है, गांव तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है, हर घर में बिजली पहुंची। ये सारा काम तो यही समय में हुआ है। और पंचायत के चुनाव हो रहे, 70 साल से लोगों को पंचायत के चुनाव कराने का अधिकार ही नहीं था। ये अधिकार उनको नहीं मिला था। देश भर में 73 और 74 अमेंडमेंट आ गया, मगर कश्मीर में नहीं लगा था। हमने लगा दिया, सारे पंचायत के चुनाव हो गए। अब जिला पंचायत के भी चुनाव नवंबर 22 तक हो जाएंगे। चीन की सीमा पर भारत के साथ स्थिति है क्या? गृह मंत्री से ये सवाल। बहुत अच्छी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत की 1 इंच भी भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना। भारत के एक पड़ोसी हैं पाकिस्तान, जिन्होंने खुद ही कहा कि हाँ, हमने ये हमला किया है जिसकी जिम्मेदारी भी ले ली। क्या कहेंगे आप उस पर, और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये कारगर होगा साबित करने के लिए कि किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान में जारी रहती हैं? नहीं, वो तो हमारी एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। इसीलिए धारा 370 हटाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एक इक्का दुक्का छोड़कर किसी भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया। जहाँ तक उनके बयान का सवाल है, मैं ऐसी तू में पढ़ना नहीं चाहता। हमारा लक्ष्य सीमाओं की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में विकास है। एक आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सवाल, जो बाइडेन के आने से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते दो देशों के बीच के रिश्ते हैं, और जो भी चुनकर आएगा, अमेरिका की जनता जिसको भी चुनकर लाएगी, भारत अमेरिकन सरकार के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास करेगा। और अमेरिका भी मानता है, मैं मानता हूं कि उन्होंने भी, चाहे डेमोक्रेटों की सरकार हो, पहले श्री ओबामा थे, बाद में श्री ट्रंप आए, चाहे रिपब्लिकन सरकार हो, सबने अच्छे रिश्ते रखे हैं। धन्यवाद गृह मंत्री अमित शाह जी, हमसे जुड़ने के लिए। आज तक के चाहने वाले सभी दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडिया टुडे ग्रुप की बड़ी जीत हुई है। इंडिया टुडे ग्रुप की याचिका को स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क की अनुशासन समिति के आदेश को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा किए गए 5 लाख रुपए की पूरी राशि इंडिया टुडे ग्रुप को लौटा देने के आदेश दिए। 45 साल से ज्यादा वक्त से हमने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वसनीय पत्रकारिता के दम पर अपना मुकाम बनाया। खबर दर खबर, संस्करण दर संस्करण, हर प्लेटफॉर्म पर हमने विश्वसनीयता, उत्कृष्टता, भरोसे और निष्पक्षता की मिसाल कायम की है। देश भर में इंडिया टुडे ग्रुप ने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की अपनी पहचान बनाई है। राजनीतिक तौर पर बटे हुए दौर में हमारा राजनीतिक झुकाव सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान पर है, और हम इसी राह पर चलते हुए बेखौफ और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और अब बात अमेरिकी चुनाव की। कल्पना कीजिए कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। एक एक रन काउंट किया जा रहा है, तभी पाकिस्तानी टीम का कप्तान चलते हुए मैच में अपनी टीम की जीत का ऐलान कर देता है और मैच को बीच में ही रोकने की मांग कर देता है। इस स्थिति में आपके दिमाग में जो विचार आएंगे, वही विचार अमेरिका की जनता के मन में आए होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजे आने से पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का ऐलान कर दिया और काउंटिंग रुकवाने की मांग कर डाली। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। हालांकि गिनती अभी जारी है और फाइनल नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन ट्रंप के खिलाफ बाइडेन ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। अभी की स्थिति क्या है, हम आपको बता देते हैं। जो बाइडेन को कुल 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 214 वोटों पर रुके हुए, यानी जो बाइडेन को 6 वोट चाहिए और ट्रंप को चाहिए 56 वोट, क्योंकि जो 270 वोट जीतेगा वही अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। हालांकि अब भी ट्रंप की हार हो जाना पूरी तरह तय नहीं है, क्योंकि अभी जिन 5 राज्यों में काउंटिंग जारी है, उनमें से 4 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं, जहां ट्रंप आगे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोट हैं, यहां भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया में 16 वोट हैं, जहां ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है।
अलास्का में 3 वोट हैं, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लेकिन नेवादा में 6 वोट हैं, जहां बाइडेन आगे चल रहे हैं। यानी मौजूदा स्थिति के मुताबिक ट्रंप के पक्ष में 54 वोट जा रहे हैं, जबकि बहुमत के लिए उन्हें 56 वोट चाहिए, लेकिन बाइडेन के पक्ष में 6 वोट जा रहे हैं, जिनकी उन्हें जरूरत है। अब सिर्फ एक ही स्थिति में ट्रंप की उम्मीदें बचती हैं, वो ये कि ट्रंप 4 राज्यों के अलावा नेवादा में भी जीत हासिल कर लें, जहां बाइडेन आगे चल रहे हैं। और इस बीच अमेरिका में नतीजों के पहले जिस बात का डर जताया जा रहा था, वो डर सही साबित होना शुरू हो चुका है। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि वोटों की गिनती रोक दी जानी चाहिए, जिसके लिए उनकी तरफ से मुकदमे भी दायर कर दिए गए। इसके बाद शिकागो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन समेत कई राज्यों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। बाइडेन के समर्थक हर वोट की गिनती करने के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ट्रंप के समर्थक वोटों की गिनती रोक देने की मांग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हिंसा और आगजनी की खबरें भी हैं। पोर्टलैंड में विरोध प्रदर्शनों ने दंगे का रूप ले लिया। कई राज्यों में नेशनल गार्ड्स तैनात करने पड़े। देश भर में अलग अलग हिस्सों में कई गिरफ्तारियां भी की गई। कुल मिलाकर इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इतिहास बना रहा। अमेरिका में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, उससे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कम, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्यादा लग रहा है। ये तस्वीर बताती है कि राष्ट्रपति पद को लेकर बना सस्पेंस अब कितना थ्रिलिंग हो चुका है। व्हाइट हाउस के नजदीक ट्रंप और बाइडेन के समर्थक आपस में भिड़ गए। ट्रंप और बाइडेन की तरह यहाँ भी काफी देर तक कांटे की टक्कर होती रही। ट्रंप के समर्थक हार मानने को तैयार नहीं थे। होते भी कैसे, उनके नेता नतीजे आने से पहले ही अपनी जीत का ढोल जो पीट चुके थे। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. जब रुझान भी ठीक से आने शुरू नहीं हुए थे, तभी ट्रंप ने अपनी जीत के लिए अमेरिका के लोगों को थैंक यू वेरी मच कह दिया था। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन जब जनता अपनी ताकत दिखाती है, तो अच्छों का कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है। अमेरिका की जनता ने पहले ट्रंप को अपने वोट की ताकत दिखाई, अब जनता लोकतंत्र की ताकत दिखा रही है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, वाशिंगटन, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में जगह जगह ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हर कोई एक सुर में सिर्फ एक ही बात कह रहा है। कहने वाली बात यह है कि हर वोट को काउंट करने के चक्कर में ही तो अमेरिका में पिछले 120 साल के इतिहास में पहली बार काउंटिंग डे के दिन राष्ट्रपति तय नहीं हो पाया है। तो आखिर अमेरिका के लोग ये नारा क्यों लगा रहे हैं? ये भी ट्रंप का ही किया धरा है। Our interest today is to count every vote. Support democracy, count every vote. Today we demand that every vote is counted. तो एक तरफ ट्रंप जीत का जश्न भी मना रहे थे और वोटिंग को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन भी बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वोट काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए काउंटिंग रुकवाना चाह रहे थे। अब आई बात समझ में कि अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आकर ये नारा क्यों लगा रहे हैं। Every vote counts. Count. Going to the U.S. Supreme Court, we want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? अमेरिका में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। बाइडेन ने ट्रंप के खिलाफ मजबूत बढ़त बना ली है। उनकी जीत पक्की भी नजर आ रही है, लेकिन फाइनल नतीजों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि ट्रंप के इरादे बिल्कुल साफ हैं। Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. ट्रंप कैंप ने पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, मिशिगन में काउंटिंग में गड़बड़ी का केस दर्ज करवाया है। जॉर्जिया में 53 पोस्टल बैलेट के फर्जी होने का आरोप लगाया है। एरिजोना में बाइडेन की जीत को भी खारिज करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विस्कॉन्सिन में दोबारा से काउंटिंग की मांग की है। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि वो काउंटिंग में धांधली के खिलाफ देशव्यापी मुकदमे करेगी। वैसे इसमें कोई हैरानी नहीं है, ट्रंप तो वोटिंग से पहले ही इसका हिंट दे चुके थे। So important, you believe, to have a full complement at the Supreme Court? Well, it's a great question, a very fair question. Yes, I think it's very important. I think this will end up in the Supreme Court, and I think it's very important that we have 9 justices. यानी ट्रंप इस बात को लेकर क्लियर थे कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनेंगे तो उन्हें करना क्या है।
वो अब वही करने जा रहे हैं, क्योंकि अब लगभग क्लियर है कि राष्ट्रपति तो जो बाइडेन ही बनने जा रहे हैं। Now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. ट्रंप ने बताया नहीं कि उनके पास काउंटिंग में धांधली के सबूत क्या हैं, लेकिन कोर्ट में ट्रंप दलीलें क्या देंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका के लगभग सभी राज्यों ने वोटिंग के लिए कुछ नए नियम बनाए या मौजूदा नियम बदले थे। इसकी वजह से पोस्टल और मेल बैलेट कई गुना बढ़ गए। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में इस बार करीब 10 करोड़ वोटर्स ने बैलेट का इस्तेमाल किया है। ट्रंप का आरोप है कि इन्हीं पोस्टल और मेल बैलेट के जरिए वोटिंग और काउंटिंग में धांधली हुई। ट्रंप चाहते थे कि सभी वोटर्स सिर्फ बूथ पर जाकर ही वोटिंग करें, लेकिन कोरोना के दौर में ट्रंप की मांग मानी भी नहीं जा सकती थी और मानी भी नहीं गई। आखिर अमेरिका के चुनाव थे, बिहार के थोड़े ही। We're trying to make sure that every ballot is counted, and we expect to be here. We're bringing in some more fresh people. तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो फैसला करें, अमेरिका की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रंप ने जन समर्थन खो दिया है और अब उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही समर्थन मिलने की उम्मीद है। ट्रंप की इस उम्मीद की वजह है सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जजों का बहुमत। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं, जिनमें से 6 जज ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। 9 में से 3 जजों की नियुक्ति ट्रंप के कार्यकाल में हुई। इनमें से एक नामित जज की नियुक्ति तो चुनाव से महज 1 हफ्ते पहले हुई थी। इस नॉमिनेटेड जज को विपक्ष के विरोध के बावजूद ट्रंप ने चुना था। इस नामित जज का नाम है एमी कोने बैरेट, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा रहा था। तो वो अमेरिकी संविधान में नागरिकों को मिले 5 मूलभूत अधिकारों के बारे में नहीं बता पाई थी। एमी कोने को सुप्रीम कोर्ट का जज नामित करने को लेकर ट्रंप पर पहले भी आरोप लगे थे और ये वीडियो वायरल होने के बाद तो उनके फैसले की अमेरिका की जनता ने भी खूब आलोचना की थी। लेकिन ट्रंप को तब भी पता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के चुनावी इतिहास के ये सबसे रोमांचक चुनाव साबित हुए हैं। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के मुहाने पर पहुंच चुके डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने अब तक 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने वर्ष 2008 में 6 करोड़ 94 लाख। जो बाइडेन का अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करना खबर बना है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आध्यात्मिक सलाहकार पॉला व्हाइट का एक वीडियो भी सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में पॉला व्हाइट ट्रंप के दोबारा चुने जाने को लेकर भावनात्मक अपील के साथ प्रार्थना कर रही है। You will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. और अब आपको सैन्य शक्ति के दम पर नए तेवरों वाले भारत की एक झलक दिखा देते हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान भारत के आत्मविश्वास को बूस्टर डोज दे रही। वायु शक्ति राफेल के 3 और विमानों ने भारत की माटी को नमन किया। फ्रांस से 3,700 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करके ये तीनों राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर बुधवार रात पहुंचे थे। अब की बार भारत आए राफेल विमानों ने फ्रांस से यहां तक के सफर में कोई ब्रेक नहीं लिया। 8 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट से तीनों राफेल भारत पहुंचे। फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से उड़े तीनों राफेल विमानों ने हवा में ही 3 बार रिफ्यूलिंग की। एयर रिफ्यूलिंग का सीधा मतलब है कि विमानों को ईंधन भरवाने के लिए लैंडिंग की जरूरत नहीं होती। एक खास तरह के सिस्टम के जरिए
ये विमान एक विमान से दूसरे विमान में ईंधन हवा में ही भरा जा सकता है। इसके लिए पहली शर्त होती है दोनों विमानों को एक जैसी स्पीड पर उड़ान भरना होता है। इसके बाद टैंकर विमान से एक विशेष पाइप के जरिए प्लेन के नोजल से जुड़ना होता है। ये एक बेहद कठिन प्रक्रिया है और इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक बार नोजल की पकड़ बनती है तो 5 मिनट में इतना ईंधन भरा जा सकता है कि विमान अगले 2 से 3 घंटे तक अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। इससे पहले जुलाई में जब 5 राफेल एयरक्राफ्ट आए थे तो उनमें भी बीच हवा में ईंधन भरे गए थे। हालांकि तब राफेल विमानों को यूएई में एक दिन के लिए रोका गया था। 3 नए राफेल जो भारत पहुंचे हैं वो भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। जुलाई में जो राफेल आए थे वो सितंबर में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात है। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुके राफेल विमानों को कठिन मिशन दिया गया है। उन्हें उस लद्दाख जोन में तैनाती दी गई है जहां भारतीय सेना चीन के विस्तारवाद के खिलाफ लोहे की दीवार बनकर खड़ी है। राफेल जैसी युद्धक मशीन के दम पर भारत को भरोसा है कि हमारे सैनिक सरहद पर कोई आंच नहीं आने देंगे। India is peace-loving country. We believe that differences should not become disputes. However, India is determined to protect its sovereignty and territorial integrity in the face of unilateralism and aggression, no matter what the sacrifice. और इसी के साथ लेने एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।